और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 ब्रेकिंग के साथ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के सेमथान में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकवादियों को पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया है कि उसने आप नेता सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर जैन पर गंभीर आरोप लगाए। सुकेश ने इस मामले में एलजी से जांच कराने की मांग की। फिल्म अभिनेता सलमान खान को मिल रही लगातार धमकियों के बीच उनकी सुरक्षा में बढ़ोतरी कर दी गई। केंद्र और राज्य सरकार के इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सलमान खान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मानगढ़ धाम पहुंचे। उन्होंने कहा कि मानगढ़ धाम को भव्य बनाने की इच्छा सबकी है। एमपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आपस में चर्चा कर एक विस्तृत प्लान तैयार करें और मानगढ़ धाम के विकास की रूपरेखा तैयार करें। 4 राज्यों और भारत सरकार मिलकर इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। वहीं मानगढ़ धाम में पीएम मोदी और सीएम गहलोत एक मंच पर दिखे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की। एक्ट्रेस रंभा का कनाडा में कार एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के समय गाड़ी में उनके साथ बच्चे और नैनी भी थी। हालांकि इस एक्सीडेंट से सभी को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन उनकी बेटी साशा अभी अस्पताल में भर्ती है। दिल्ली के नरेला में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए। आग बुझाने के लिए 11 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। पंजाब, हरियाणा समेत कई स्टेट में किसान पराली को जला रहे हैं। इससे पर्यावरण में प्रदूषण का खतरा बढ़ गया। अकेले पंजाब में पराली जलाने के 13,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। पंजाब में पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर में भी प्रदूषण बढ़ रहा है। तमिलनाडु के कई शहरों में लगातार बरसात हो रही है। राजधानी चेन्नई में लगातार तीसरे दिन 8.4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो पिछले 72 साल में सबसे ज्यादा है। 7 समंदर पार कर साइबेरियन पक्षियों का समूह यूपी के प्रयागराज में संगम तट पर पहुंचा। संगम तट पर हजारों विदेशी मेहमानों के आने से संगम की प्राकृतिक सौंदर्य में और भी निखार आ गया। वहीं श्रद्धालुओं के साथ साथ देशी विदेशी पर्यटकों ने भी आनंद की अनुभूति ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने मानगढ़ की गौरव गाथा कार्यक्रम में शिरकत की। पीएम ने वीर स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने धूनी पर पहुंचकर पूजन किया और आरती उतारी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वो सौभाग्यशाली है कि उन्हें एक बार फिर से मानगढ़ धाम में आकर शहीद आदिवासियों के सामने सिर झुकाने का मौका मिला है। मुझे विश्वास है मानगढ़ धाम का विकास इस क्षेत्र को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक जागृत स्थल बनाएगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है, जितना जल्दी, जितना ज्यादा क्षेत्र हम निर्धारित करेंगे, तो फिर सब मिलकर के और भारत सरकार के नेतृत्व में हम इसको और अधिक विकास कर सकते हैं। इसको कोई राष्ट्रीय स्मारक कह सकता है, कोई संकलित व्यवस्था कह सकता है, नाम तो कोई भी देंगे, लेकिन भारत सरकार और इन 4 राज्यों के जनजातीय समाज का सीधा संबंध है। इन चारों राज्यों ने और भारत सरकार ने मिलकर के इसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उस दिशा में भारत सरकार पूरी तरह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मानगढ़ धाम के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हमने पीएम से अपील की है कि इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान की चिरंजीवी योजना को एग्जामिन करवाएंगे तो पूरे देश में लागू हो सकता है। गहलोत ने बांसवाड़ा को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग की। बांसवाड़ा को रेल प्रोजेक्ट से जोड़ेंगे तो लोगों को खासा फायदा मिलेगा। और अंत में फिर वही मांग करूंगा जो हम लोग कहते आए हैं कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो मानगढ़ धाम। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी आपने अभी 4-5 दिन पहले ही इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है। आपने राजस्थान के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से बात करी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्वयं ने बात करी, आपने स्वयं ने बात करी है
इसके मायने होते हैं। इसका मतलब है आपके दिलो दिमाग के अंदर ये बात रही है कि मैं 1 तारीख को जाऊंगा मानगढ़ धाम, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके जाऊं। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, यहाँ बैठे हुए लोग हैं उनकी तरफ से और तमाम प्रदेशवासियों की तौर से मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दें। ये बात कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मानगढ़ धाम को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बड़ा बयान दिया। न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा, आजादी के संघर्ष में आदिवासियों का बड़ा योगदान रहा है। पीएम के आने से मानगढ़ का गौरव बढ़ा है। मानगढ़ का ये पवित्र स्थान देश की आज़ादी के लिए जलियांवाले बाग के भी पहले एक तरह से शहीदों का स्मारक था। दुर्भाग्य रहा हमारे देश का कि इस इतिहास को कोई ठीक प्रकार से वर्णन नहीं कर सका और इसके कारण से एक लंबे कालखंड के बाद इसका ध्यान आया और उसके बाद धीरे धीरे इसने अपनी गति पकड़ी और अब प्रधानमंत्री के इस स्थान पर आ जाने के बाद ये अब हिंदुस्तान की सीमा को भी लांघ करके दुनिया की सीमा में मानगढ़ का ये बलिदान, शहीदों का ये स्मारक लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र बनेगा। लोगों की एक तरह से मतलब जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता बताएगा। और मैं सोचता हूँ कि देश की आज़ादी में इस आदिवासी समुदाय का हमेशा से, महाराणा प्रताप से लेकर उससे पहले से भी लोग, वो हमेशा आज़ादी के संघर्ष में सबसे आगे और बलिदान दिया है। उसको आज प्रधानमंत्री जी ने इस स्थान को गौरव तो दिया ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम सब लोग आए हैं, हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे पवित्र स्थान को हम आकर के प्रणाम करें, कुछ ज़िंदगी में अच्छा करने का सीखें और देश के लिए जीने की आदत बनाएं। वहीं मानगढ़ धाम में पीएम मोदी और सीएम गहलोत एक मंच पर दिखे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे की तारीफ भी की। हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ तो हम गुलामी की जंजीरों में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहाँ पर आज देश कहाँ पहुँचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहाँ लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। में इंदिरा रसोई संचालक की बड़ी लापरवाही सामने आई। खुले में रखी थालियां जानवर चाट रहे हैं। इन थालियों में खाना खाते हैं लोग। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। एमएसजे कॉलेज के सामने इंदिरा रसोई की ये तस्वीरें हैं। करौली जिला मुख्यालय पर बंदरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। रात को एक बंदर अस्पताल के अंदर आ गया और सुबह तक अस्पताल के स्टाफ, मरीज और तीमारदारों को परेशान करता रहा। इसमें रोगी, उनके परिजन और चिकित्सा कर्मी भयभीत रहे। इस दौरान बंदर ने कई रोगियों को भी घायल कर दिया, जबकि सुबह बंदर इमरजेंसी कक्ष में जाकर बैठ गया। इसके चलते रोगी और डॉक्टर डर गए। बंदर को जब भगाने की कोशिश की तो बंदर ने डॉक्टर मनोज मीणा की जेब में रखे एयरपॉड निकालकर उन्हें तोड़ दिया। इसके बाद स्ट्रेचर पर लेटे गंभीर घायल रोगी की छाती पर चढ़ गया। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर मरीज अपने इलाज के लिए जूझे या फिर इन बंदरों से। या काकेर बाबा ने धोती खींच ली और ये पंजा कसका दिया। किसने? या बंदर या पूरे करौली में ही बंदरों का आतंक है। यहाँ पुराने हॉस्पिटल में भी है, एमसीएच में भी है। और हमने एमसीएच में जो बंदर हैं वो
कहीं हो सकता है कि किसी ने पकड़ करके वहाँ पे छोड़ दिए, तो उन्होंने तो बहुत ही आतंक मचा रखा है। हमने इसके पकड़ने के लिए आयुक्त नगर परिषद को काफ़ी बार लिख दिया, पर कभी कोई कार्रवाई ही नहीं हुई इसके ऊपर। को हमने कहा है, उनके द्वारा एक टेंडर भी किया गया है जिसमें ये बंदर का जो इशू आता है उसको टैकल किया जा सके। तो उनके द्वारा जो टीम को डिप्लॉय किया है, आज हमने उनको यही कहा है कि आप स्पेसिफिकली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाला एरिया है उसको चेक कराएं, ताकि जो मरीज़ हैं और जो उनके साथ अटेंडेंट हैं उनको कोई परेशानी ना हो। ये तस्वीरें हैं करौली के अस्पताल की। लोग परेशान हाल में अपने मरीजों को लेकर पहुंचते हैं, साथ में उनके परिजन होते हैं, तीमारदार होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर को दिखाएं या इन बंदरों से जूझे। और जालोर में किसानों का हल्ला बोल। किसानों का धरना छठे दिन भी जारी है। जवाई बांध के पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन। अनशन पर बैठे 3 बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ गई है। तीनों को देर रात अस्पताल में भर्ती करवाया। आज से किसानों ने महापड़ाव शुरू कर दिया। घटनास्थल पर भोजन बनाने की व्यवस्था की गई है। और ये खबर हनुमानगढ़ से, जहां खेत में पानी की बारी को लेकर भतीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ताऊ के सिर पर फावड़ा मारकर हत्या कर दी और ताऊ के पुत्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना हनुमानगढ़ जिले के पिलीबंगा थाना क्षेत्र के 47 SSW गांव की है, जहां पानी की बारी को लेकर संदीप सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ताऊ और ताऊ के पुत्र से मारपीट की। घटना के बाद दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर प्रीतम सिंह को बीकानेर रेफर कर दिया गया। रास्ते में प्रीतम सिंह ने दम तोड़ दिया। वहीं घायल का उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भाई और मेरे पिताजी पानी की बारी पर 47 SSW खेत में पानी लगा रहे थे। वहाँ पे मेरे चाचा जी और उसका लड़के और एक अन्य व्यक्ति ने कस्सी से सिर पर वार किया और जिससे मेरे पिताजी की डेथ हो गई। और प्रदेश में अलग अलग जगह आग का तांडव देखने को मिला। बीकानेर में टूरिस्ट बस में आग लग गई, वहीं पोखरण में कार में आग लग गई। जयपुर विकास प्राधिकरण शहर भर में सैकड़ों रिहायशी, व्यावसायिक और अन्य लैंड यूज वाले भूखंड नीलाम करने जा रहा है। इससे जेडीए को करोड़ों रुपए की आमदनी भी होने वाली है। लेकिन खास बात यह है कि इन कॉलोनियों को जेडीए ने कागजी तौर पर अप्रूव तो किया है, लेकिन विकास नाम की कोई चीज नहीं है। मसलन पानी, बिजली, सड़क और सीवरेज का इन कॉलोनियों में दूर दूर तक नामो निशान नहीं है और निकट भविष्य में मूलभूत सुविधाओं का कोई प्लान भी जेडीए के पास नहीं है। इन कॉलोनियों के लोगों से जेडीए ने विकास शुल्क वसूल तो लिया, लेकिन सुविधाएं दी नहीं। जेडीए द्वारा पिछले कुछ सालों में कॉलोनियां काटकर जनता को आवंटित तो कर दी गई और मोटा विकास शुल्क भी वसूल लिया गया, लेकिन लोग इन योजनाओं में मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। हम भी जानते हैं कि जिन लोगों को हमने वो वहाँ पर रेजिडेंशियल अलॉटमेंट्स किए हैं, वो लोग किस तरह से रहेंगे अगर लाइट और पानी और सीवरेज और ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं हुई तो हमने अभी मैं 3-4 ऐसी मीटिंग्स बुलाई हैं जिनमें इन सारी पुरानी कॉलोनियों को, जिनमें कि हम ऑलरेडी प्लॉट्स तो अलॉट कर चुके हैं, पैसे भी ले चुके हैं, लेकिन वहाँ पर सुविधाएं नहीं है। वहाँ एक एक करके सब में मैं सुविधाओं का विस्तार करवा रहा हूँ, सड़कें बनवा रहे हैं, नालियाँ बनवा रहे हैं, सो दैट कि लोग वहाँ पर आकर रहें। ऐसे ही प्लॉट्स खाली पड़े नहीं रहे, एक दूसरे से बेचान करते रहते हैं, इसके बजाय लोग वहाँ पर आकर रह सकें। ये जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी तो हो गई है, लेकिन 2-2.5 साल हो गए यहाँ शिफ्ट हुए भी, 6 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन पानी की सुविधा नहीं है। और रोड लाइट भी लगा गए हैं, 1 महीना हो गया करीब, लेकिन रोड लाइट जलती नहीं है किसी भी, और पूरा अंधेरा रहता कॉलोनी के अंदर। बाकी लाइट्स भी चालू नहीं है, सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है। जैसे सीवरेज लाइन नहीं है, पानी की लाइन भी मेन रोड तक तो डल गई है, पर यहाँ भी कॉलोनी में नहीं है। सड़कें भी बेकार हैं और जो है आए दिन चोरियां होती रहती हैं। ये योजनाएं सारी वो योजनाएं हैं जिन्हें जयपुर विकास प्राधिकरण ने डेवलप किया है। उसके बावजूद इन जेडीए अप्रूव योजनाओं के अंदर मूलभूत सुविधा नहीं है। विकास शुल्क के नाम के ऊपर मोटा पैसा लिया गया है और उसके बावजूद जब आम जनता को सुविधाएं नहीं मिल पाती है तो वो अपने आप को ठगासा महसूस करती है। और बड़ा ये सवाल खड़ा होता है कि जो अवैध कॉलोनियां हैं या जो अवैध रूप से जो कॉलोनाइजर हैं, जो ऐसी योजनाएं डेवलप करते हैं,
उनमें और जयपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में क्या कुछ फर्क है। धौलपुर के जरौली में देर रात एक सोने मकान में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। चोरों ने यहां से करीब 3 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 60,000 की नकदी चुराई। चोरों ने जिस वक्त घटना को अंजाम दिया उस वक्त पीड़ित परिवार मथुरा जिले में स्थित अपने पैतृक गांव में चल रही भागवत कथा में शामिल होने गया था। पड़ोसियों ने चोरी की सूचना दी। इसके बाद ये लोग वापस अपने घर लौट आए। लोग 30 तारीख को अपने पैतृक गांव मथुरा के पास शिवरा गए थे। वहाँ पे हमारी भागवत सप्ताह चल रही है। इसी बीच 31 और 1 तारीख की नाइट में हमारे घर पे चोर घुसे और करीब 2.5-3 लाख रुपए का सामान ले गए। मेन गेट का ताला तोड़ के उनमें करीब 2 सोने की चूड़ियाँ, 7,000 रुपये, 4 जोड़ी पायल, इस तरीके से पुलिस को हमने सूचना दे दी है। पुलिस आ गई, मौका मुआयना कर लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम में बदलाव। अब करीब शाम 5 बजे पुष्कर पहुंचेंगे। पहले 4:15 पर पुष्कर पहुंचना था। पुष्कर में मेले का शुभारंभ सहित अन्य कार्यक्रमों में वो भाग लेने वाले हैं। तो मामूली सा बदलाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम में। पहले 4:15 बजे वो पुष्कर पहुंचने वाले थे, लेकिन अब 5 बजे के करीब वो पुष्कर पहुंचेंगे। कार्यक्रम यथावत हैं जिनमें उन्हें हिस्सा लेना है। समय का विलंब। प्रदेश में रिट परीक्षा के आयोजन से पहले ही विवाद शुरू हो गया। लेवल 2 के पद घटाने के सरकारी फैसले से अभ्यर्थी नाराज हैं। वो अब पद बढ़ाए जाने के लिए आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो अब झुकने वाले नहीं हैं। पद कम, फूटा आक्रोश का बम। अभ्यर्थी दिखाएंगे दम। पदों की बहाली को लेकर आंदोलन। प्रदेश में रीट की महापरीक्षा पर अभ्यर्थियों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेवल 2 के पद कम किए जाने से अभ्यर्थी नाराज हैं। सोशल मीडिया में मीम्स के साथ ही अब ये सड़कों पर उतर रहे हैं। दरअसल भर्ती परीक्षा तिथि जारी करने के बाद सरकार की ओर से जब पद स्वीकृति की मंजूरी दी गई, उस समय लेवल 1 के पदों की संख्या 15,000 से बढ़ाते हुए 21,000 करने का फैसला लिया गया था। तो वहीं लेवल 2 के पदों को 31,500 से घटाते हुए 25,500 करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद से ही विरोध देखने को मिल रहा है और अभ्यर्थी आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण जो 23 फरवरी 2022 को हुआ था, उसमें 31,500 लेवल 2 के दिए गए थे और वहीं बीडी कल्ला ने तुरंत ही एक प्रेस नोट जारी करके बड़ी वाहवाही लूटी थी बेरोजगारों के लिए। लेकिन जो कल मुख्यमंत्री महोदय ने प्रेस नोट जारी किया है, ट्वीट किया है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि लेवल 2 के अभ्यर्थियों के पद 6,000 कम कर दिए गए हैं, वो लेवल 1 में बढ़ा दिए गए। तो हमें लेवल 1 से कोई आपत्ति नहीं है, उनके बढ़ाएं, बहुत अच्छी खुशी की बात है। लेकिन लेवल 2 के साथ ये कुठाराघात क्यों? पहली बार तो परीक्षा को रद्द करके अभ्यर्थियों के मानसिक पे बहुत बड़ा कुठाराघात किया था, और दूसरा अब ये 6,000 पद और कम करके अभ्यर्थियों के साथ बार बार अन्याय किया जा रहा है। लेवल 2 वाले कहाँ जाएं आखिरकार? एक तो भर्ती 1 साल लेट है, दूसरा उसका पैटर्न चेंज कर दिया गया, और तीसरा 6,000 पद कम करके अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी की है। ये लेवल 2 के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अगर पदों को नहीं बढ़ाया गया तो ये पूरे प्रदेश में आंदोलन करके और सरकार के साथ ईंट से ईंट बजाकर इतना विरोध करेंगे कि सरकार को यहाँ से जाना पड़ेगा। धोखा हमें मिला है। जब पहले हमारा मांग थी हमारी कि सर हमारी जो भर्ती है उसमें पद बढ़ा दीजिए, उसके बाद भर्ती को रद्द कर दिया गया। उसके बाद लगातार जो अभ्यर्थी हैं उनको परेशान किया जा रहा है, और जब कह दिया गया था कि हमारे 31,500 पद आएंगे, शिक्षा मंत्री जी ने जब प्रेस नोट जारी कर दिया था, तो उसके बाद मुकरने की जरूरत कहाँ थी? फिर कथनी और करनी में फर्क क्यों आया? हालांकि इस मसले पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि सरकार बिना विवादों के भर्तियों को पूरा करना चाहती है और 1 लाख भर्तियां केवल शिक्षा विभाग में करके सरकार नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। भर्ती परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक आयोजित होती है। कहीं कोई देर नहीं हो रही है। आप जानते हैं कि परीक्षाओं का आयोजन जो है, जो अलग अलग संस्थाएं करती है, जैसे अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड, RPSC, इनको हम दे देते हैं और वो अपने स्लॉट के अनुसार इम्तिहान का आयोजन करते हैं।
कई बार तो ऐसा होता है कि इम्तिहान की तारीख तय कर देते, फिर विद्यार्थी कहते हैं 2 महीने तारीख बढ़ा दो, 3 महीने तारीख बढ़ा दो। तो इसके कारण भी कई बार डिले हो जाती है। और कहीं कहीं इम्तिहान वो जो आगे से आगे उनका एक कैलेंडर बना हुआ रहता है, हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है। एक तरफ जहां सरकार जल्द से जल्द भर्ती परीक्षाएं कराने की बात कर रही है, तो वहीं नाराज अभ्यर्थी भी पद बढ़ाने के लिए आंदोलन पर उतारू हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार अभ्यर्थियों की मांग मानती है या नहीं। दूसरी तरफ अभ्यर्थियों की पढ़ाई लिखाई भी यहाँ पर प्रभावित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सर पर भर्ती एग्जाम है और उससे ठीक पहले ही आंदोलन की तैयारी भी करने में अभ्यर्थी लगातार जुटे हुए हैं। क्योंकि पदों को बढ़ाया नहीं गया तो अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बार फिर उनके सपने चूर चूर हो जाएंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। लाइलाज बीमारियां पल भर में ठीक करने का दावा करने वाले कंबल बाबा ने अपना डेरा बदल लिया। लोग बाबा को ढूंढ रहे हैं लेकिन बाबा का पता नहीं। निःशुल्क इलाज का दावा करने वाले बाबा ने पिछले 24 दिनों में सिरोही के पालड़ी एम गांव में लाखों का वारा न्यारा किया। इलाज तो मुफ्त होता था लेकिन चंदे के नाम पर बड़े पैमाने पर धन उगाही की गई। बाबा को जैसे लगा कि उसकी पोल खुलने वाली है तो व्यवस्थाओं की बात कहकर समय रहकर उसने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं। पहले जरा गौर से इन्हें सुनिए। मैं अजमेर से आया हूँ, 2 दिन हो गए मेरे आए हुए। तो बाबा जी यहाँ पे दिखाया भी था मैंने, तो 2 दिन से कुछ फर्क महसूस नहीं हुआ। तो आज तीसरा दिन है, तो मुझे उम्मीद भी नहीं है कि मैं ठीक हो पाऊँगा यहाँ पे। जवाहर राठौड़, मुंबई थाना से आया हूँ। और ये खबर उदयपुर से। आज से उदयपुर टू भोपाल नई फ्लाइट शुरू की गई है। उदयपुर से भोपाल के लिए अब सीधी फ्लाइट होगी। उड़ान योजना के तहत ये इंडिगो फ्लाइट चलेगी। इंडिगो फ्लाइट सेवा का उद्घाटन हफ्ते में 3 दिन मिलेगी। इंडिगो फ्लाइट उदयपुर से भोपाल के लिए शाम 7:10 पर फ्लाइट उड़ान भरेगी। भोपाल से उदयपुर के लिए शाम 5:20 पर। और आपको बता दें क्या है उड़ान योजना। उड़ान एक सस्ती हवाई यात्रा स्कीम है। आम नागरिकों को सस्ते में हवाई सफर कराना मकसद है। 2500 रुपए प्रति घंटे की हवाई यात्रा का लाभ मिलेगा। उड़ान से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी। उड़ान से छोटे शहरों के पर्यटन को भी पंख लगेंगे। तो ये उदयपुर से भोपाल को कनेक्ट करने के लिए उड़ान योजना के तहत इंडिगो फ्लाइट ने उड़ान भरनी शुरू कर दी है। यानी कि उदयपुर से अब भोपाल जाना आसान हो गया। उदयपुर जाने वाले यात्रियों को अब जयपुर आने की जरूरत नहीं है। वो सीधा उदयपुर से भोपाल के लिए उड़ान भर सकते हैं। इंडिगो की फ्लाइट शुरू हो चुकी है उदयपुर से भोपाल और वापसी में भोपाल से उदयपुर। ये तस्वीरें उदयपुर एयरपोर्ट से, जहां पर उड़ान योजना के तहत इस फ्लाइट का संचालन शुरू किया है और इसकी शुरुआत की है इंडिगो ने। सिंधिया साहब से मिलता भी रहता हूँ, आग्रह भी करता हूँ और आपका विशेष रूप से मेवाड़ पर भोपाल के लिए शाम 5:20 आज इस मौके पर, इस अवसर पर मैं आदरणीय मंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूँ कि एक नई फ्लाइट शुरू होने से मेवाड़ और मध्य प्रदेश के बीच में पर्यटन के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को नई कनेक्टिविटी मिल पाएगी। मैं चूंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज मानगढ़ धाम भी आए थे, उसी प्रोग्राम से आज हम लोग जा रहे हैं। मैं बार बार भी आग्रह कर रहा हूँ, चूंकि हमारे यहाँ से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद पहले कोई लिमिटेड 4-5 फ्लाइट थी, लेकिन
आदरणीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद अनेक फ्लाइट्स हमें मिली है। आदरणीय हमारे एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी आपने दिया है, तो मैं चाहूंगा आदरणीय मंत्री महोदय मेवाड़ की धरा पर आकर उसका शिलान्यास करें। और उदयपुर मेवाड़ चाहता है कि वहां से एक इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो। ऐसी मैं पुनः आपसे विनती, आग्रह, अनुनय, विनय करता हूं। आपने मुझे इस प्रोग्राम में जुड़ने का अवसर दिया मंत्री महोदय, आपका आभार और इंडिगो परिवार का भी आभार कि एक नई सेवा वहां शुरू हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मंत्री पर्यटन संस्कृति मध्य प्रदेश श्रीमती उषा ठाकुर जी से विनती करना चाहूंगी कि वे कृपया कुछ शब्द कहें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।